क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस में भी हम पढ़ेंगे ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन। टेंस को हम ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टोटल टेंस हमको पढ़ना पड़ता है 12 पढ़ना पड़ता है। तो टोटल 12 टेंस में से ये पहला वाला टेंस है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो जब हम आंसर लिखते हैं, जैसे कहीं पर हमें साइंस में एसएसटी में क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन का जो आंसर होता है हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम उस आंसर को पूरा इंग्लिश में ही, इंग्लिश टू इंग्लिश रटें, इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करें, यानी एकदम उसको रट लें। या दूसरा तरीका यह है कि हम उसको हिंदी में समझ के याद कर लें, लर्न कर लें हिंदी में, क्योंकि हिंदी हम बोलते हैं तो आसान है, हिंदी में लर्न कर लें। उसके बाद अगर हमें ट्रांसलेट करना आता है तो जब हम लिखने जाएंगे तो उसे आराम से क्या कर लेंगे? ट्रांसलेट कर देंगे वहाँ पर। तो इससे क्या होगा? हमें बहुत रटना नहीं पड़ेगा, है? क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसका आंसर हमको हिंदी में पता होता है, इंग्लिश में नहीं लिख पाते सही से। तो जब हम टेंस में ट्रांसलेशन, सभी टेंस का ट्रांसलेशन अगर ढंग से करना सीख जाएंगे तो हिंदी में पता हुआ कोई भी आंसर सोच के भी इंग्लिश में आराम से लिख पाएंगे। इसलिए टेंस करना जरूरी है, टेंस का ट्रांसलेशन करना जरूरी है। अब जो पहला टेंस है जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका भी सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस जो होता है हर टेंस में हमको 3 सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना पड़ता है अफर्मेटिव, दूसरा पढ़ना पड़ता है नेगेटिव, और तीसरा हमको पढ़ना पड़ता है इंट्रोगेटिव। तो 3 सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। टोटल 12 टेंस पढ़ना पड़ता है। उस 12 टेंस में से हमें हर टेंस के 3 डिफरेंट सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, जिसका पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ भी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहली बात आती है कि आखिर पता कैसे चलेगा कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं या जो भी आंसर हमें पता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करें। तो उसके लिए है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। अब क्या है? तो जब भी किसी हिंदी सेंटेंस के एंड में, लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब कहाँ पर इसका यूज होता है? तो इसका यूज होता है डेली रूटीन बताने के लिए। एक ऐसा काम जो हम रोज करते हैं, जैसे हम रोज सुबह 6 बजे उठ के ग्राउंड जाते हैं, रोज खेलने जाते हैं, वह रोज पढ़ता है, ये रूटीन होगा। कुछ पर्सनल हैबिट्स, किसी की कोई आदत है तो वो बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। यानी अगर किसी की हैबिट्स के बारे में हमें आंसर लिखना है हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, तो हम ज़्यादातर आंसर किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि पर्सनल हैबिट्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे वह गाना गाता है, उसकी हैबिट है, आदत है, वो गाना गाता है, वो गाना सुनता है। यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट वो सेंटेंसेस होते हैं जो पूरी दुनिया में सही होते हैं, सबके लिए एक ही होते हैं। जैसे धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2 लोग के लिए घूमती है और तीसरे के लिए नहीं घूमती है, सबके लिए घूमती है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। या रेगुलर एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। रेगुलर एक्शन क्या है? तो जो रोज करते हैं, जनरली हम करते हैं वो काम हमेशा, जैसे कि वह खाना खाता है, वह नहाता है, वह खाना बनाती है, हम पूजा करने जाते हैं, तो ये सब कुछ रेगुलर होने वाले एक्शन है। इसको भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उसका ट्रांसलेट करके आंसर लिखना होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वो गाना गाता है। यहाँ पर लिखा था कि अगर लास्ट में ता है तो वो कौन सा सेंटेंस या कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो लास्ट में है ता है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। हम क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट में है ते है, और लास्ट में अगर ते है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर लास्ट में ते है आ गया, ता है आ गया, ता हूं आ गया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे कैसे होगा, एक चीज हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। तो सब जैसे सब्जेक्ट में कभी कोई आंसर लिखते हैं तो होता है कि प्लांट्स
प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, तो आंसर होगा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हम हिंदी में सोच लिए, हिंदी में सोचने के बाद इसको इंग्लिश में लिखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है। तो लास्ट में ते है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से फिर जब हम इसका इंग्लिश खुद से लिखेंगे तो किस रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्केलेटन भी कहते हैं। स्केलेटन का मतलब होता है उसका फॉर्मेट, उसका ढांचा आखिर वो देखने में कैसा होता है, किस तरीके से उसे इंग्लिश में बनाएंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, हम इसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं, स्केलेटन कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। फॉर्मूला का मतलब होता है कि जैसे सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे सब्जेक्ट की, पहले नंबर पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। जब भी हमें इंग्लिश उसकी बनानी है, ट्रांसलेट करना है, पहले लिखना है सेंटेंस। तो बात आती है दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर V1, इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आता है सेकंड नंबर पर। तो फिर थर्ड नंबर पर क्या आएगा, अब इसी में सेकंड नंबर पर ही आएगा कि इसमें एस या ES भी ऐड करना होता है, कि इसमें इसी V1 में एस या ES ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है गो, तो इसमें ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा गोल। ये होता है एस या ES जोड़ने का मतलब। जैसे यहाँ पर लिखा है राइट, WRITE, तो इसमें जोड़ेंगे S, तो ये हो गया राइट्स। तो इस तरीके से S या ES इसमें जोड़ा जाता है, पर उसका भी रूल है कि कब जोड़ना है कब नहीं जोड़ना, हम आगे देखेंगे। जब S या ES जोड़ लेंगे तो आगे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी थर्ड नंबर पर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये जब पहले नंबर पर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, उस पूरे सेंटेंस में जो काम हो रहा है या जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसकी बात बताई जा रही है, वो कौन है, सेंटेंस है। जैसे राम खाना खाता है, तो राम सेंटेंस, सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आई ही क्रिकेट खेल रहा है। वे लोग हंस रहे हैं, तो वे लोग, कौन हंस रहा है, वे लोग हंस रहे हैं, यही सब्जेक्ट है। वे लोग का दे होता है। सी, वह खाना अच्छा पकाती है, तो वो क्या हो गया, जो भी काम कर रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा दूसरे नंबर पर आया था V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या होता है V1, तो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे ही कहते हैं V1। जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे ही कहते हैं V1। अब ये क्या होता है, जैसे प्ले, ईट, गो, स्टडी। तो एक्शन का मतलब होता है जो काम, कुछ तो काम हो रहा होगा उसमें, जाना, खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, नहाना, सब कुछ क्या है, एक्शन है। मतलब उसी को कहेंगे V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड नंबर पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज पर या जिसके लिए काम हो रहा है वही ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो मेरा खेलना किस चीज पे हो रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं ना, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा जो खेलने वाला वर्क है वो क्रिकेट पे हो रहा होगा, जिस तरीके से भी क्रिकेट होता होगा। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता तो हूँ, पर क्या पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, वही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जिस पर या जिसके लिए काम हो रहा है वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे लास्ट में आता है ना कि फूड, स्कूल, क्रिकेट, ये सब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसका ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो इसमें आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है, S या ES कहाँ लगाएं, S या ES कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर करते हैं। इस रूल्स चार्ट को हमेशा ध्यान में रखें। अब क्या है रूल, तो देखो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट को पर्सन में डिवाइड किया जाता है, किसमें, पर्सन में। तो सब्जेक्ट का 3 पर्सन होता है, क्या, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो पर्सन 3 तरह के हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन में एक सिंगुलर और एक प्लूरल।
तो अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो रूल है कि V1 प्लस एस या ES लिखना है हमें, यानी वर्ब में एस या एस लगाना है। मतलब अगर सब्जेक्ट ये रहेगा तो गो का हमें गोज करना है, राइट का हमें राइट्स लिखना है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आखिर आता कौन है, तो ही, सी, इट, एनी सिंगल नेम, राम, मैरी, ये सब आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। किसी एक आदमी का नाम है तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। किसी एक जानवर का नाम है तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब ये रहेगा तो एस या ES ऐड करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया कि ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो ये हो जाएगा इसमें एस लगा प्लेस। राम तो एक आदमी का नाम है, थर्ड पर्सन हो गया, इसमें एस लगा, एस या ES लगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो आखिर फर्स्ट पर्सन में आता कौन है, तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी। हमेशा लर्न रखेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में जब भी बात होगी, फर्स्ट पर्सन की बात होगी, तो उसमें आएगा आई एंड वी, और इसमें ओनली V1, नो एस या ES। यानी अगर ये सब्जेक्ट है तो एस या ES यूज नहीं करना है, अगर ये सब्जेक्ट है तो एस या ES यूज नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन आई हुआ, तो इसमें देखो प्ले हुआ, एस या ES नहीं लगा है, तो नहीं लगाना है। अगर हम वी की बात करेंगे तो वी हमारा देखो यहाँ पर वी इसी में है, फर्स्ट पर्सन में है वी, और इसके साथ लिखा है कि नो एस या ES, तो सिर्फ गो हुआ, गोज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आई और वी अगर रहेगा तो वर्ब में एस या ES नहीं लगाना है। अगला है सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है। तो जब यू की बात करते हैं तो इसमें भी ओनली V1 होगा, नो एस या ES, यानी एस या ES यूज नहीं करना है अगर सब्जेक्ट की जगह पर यू है। तो कैसे आंसर लिखेंगे, यू प्ले, इसमें एस या ES नहीं लगा, यू गो, इसमें भी एस या ES नहीं लगा, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो भी ओनली V1, नो एस या ES। थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो नो एस या ES। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है और प्लूरल में क्या आता है, तो दे, ये थर्ड पर्सन है। उसके बाद प्लूरल नेम्स जैसे बॉयज, पेरेंट्स, ये प्लूरल है। इसके साथ भी नो एस या ES। जैसे यहाँ पर देखेंगे दे प्ले, एस या ES नहीं लगा, प्लेज नहीं हुआ। बॉयज गो, यहाँ पर भी एस या ES नहीं लगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर मतलब एक आदमी, तो ही एस या ES लगेगा, वरना एस या ES नहीं लगेगा। आई और वी रहेगा तो एस या ES नहीं लगेगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो एस या ES नहीं लगेगा, वी है तो नहीं लगना है, वो भी किसमें, वर्ब में। V1 में यू रहेगा तो एस या ES नहीं लगेगा, दे रहेगा, प्लूरल नेम रहेगा जैसे बॉयज, पेरेंट्स, तो एस या ES नहीं लगेगा। बस लगेगा कब, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। उसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होगा, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, सी आता है, इट आता है, और एनी सिंगल पर्सन का नेम जैसे राम, मैरी, या फिर किसी सिंगल जगह का नाम, या फिर किसी एनिमल का नाम, जो भी है सिंगुलर नंबर ही होना चाहिए, तो ही एस या ES लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब यहाँ पर रूल नंबर A, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन मतलब एक है, तो वर्ब के एंड में कंपलसरी एस या ES जोड़ा जाता है। यानी सबसे खेल यहाँ पे सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर। देखो जैसे यहाँ पे लिखा कि राम, हमने लिखा प्ले, तो राम क्या है, सिंगुलर है, एक आदमी। राम क्या है, सिंगुलर है, एक आदमी, यानी सिंगुलर ये है, लेकिन एस जुड़ेगा यहाँ पर। ही गो टू स्कूल, ये सिंगुलर है, लेकिन ES लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लेकिन एस या ES जोड़ना है वर्ब, यानी जो काम कर रहे हैं उसकी जो इंग्लिश है उसके साथ। रूल B क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद आई एंड यू, सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे आई रहे या यू हो, तो इसमें सिर्फ प्लेन V1 आएगा, सिर्फ प्लेन V1।
मतलब नो एस या ई एस, यानी एस या ई एस नहीं लगाना है। अब अगला है कि एस या ई एस बार बार जब हम बोल रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया कि कब लगेगा, नहीं लगेगा तो बात ही खत्म हो गई, हमको सोचना ही नहीं है एस या ई एस के बारे में। लेकिन अगर एस या ई एस लगेगा तो बार बार एस या ई एस बोल रहे हैं, तो इसमें भी तो खेल है कि ये किसके साथ होगा और ये किसके साथ होगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर जो भी वर्ब हम लिख रहे हैं, अगर उसके एंड में ओ है, सी एच है, एस एच है, डबल एस है, एक्स है, जेड है, क्या है, ओ है, सी एच है, एस एच है, डबल एस है, एक्स है और जेड है, तब उसके लास्ट में हमें ई एस जोड़ना है ओनली। और इसके अलावा अदर जो भी हो गया तो हमें सिर्फ एस जोड़ना है, इसके अलावा कुछ भी रहे तो एस जोड़ना है। ई एस सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में हमें जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये समझेंगे, जैसे इसको समझते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है गो, लास्ट में क्या है, ओ, यहाँ पर लास्ट में अगर देखेंगे तो ओ है, और अगर ओ है तो ओ रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, ई एस, तो ये हो जाएगा गोज। अगर हम बात करेंगे वॉच, तो वॉच के लास्ट में क्या है, सी एच, और अगर सी एच रहेगा तो ई एस जोड़ना है, यानी ई एस वॉचेस हो जाएगा, वॉचेस, ठीक है। अगर हम बात करें प्ले, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेलिंग प्ले, तो लास्ट में वाई है, और वाई तो इसमें आता नहीं है कहीं भी, तो ये अदर वाले में हो गया, और अदर वाले में अगर है तो इसमें सिर्फ जोड़ना है एस, सिर्फ जोड़ना है एस। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा देख सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट, WRITE, इसमें लास्ट में ई है जबकि इसमें ई नहीं आता है, तो अदर में आ गया, इसमें जोड़ेंगे एस, यानी लास्ट में ओ रहेगा, सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, डबल एस रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, तो ही हमें ई एस लगाना है, नहीं तो एस लगाना है। और वो भी कब लगाना है, जब सब्जेक्ट ये वाला रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी सिंगुलर नंबर रहेगा, तो ही लगाना है, ठीक है। ठीक, अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम करके देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं रोज स्कूल दौड़ता हूँ। जब भी हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रक्चर हमने क्या बोला था कि सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा होगा V1 और उसमें एस या ई एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें हमें, चार चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम जब इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा, क्योंकि पहले नंबर पे इंग्लिश सब्जेक्ट का लिखना है। तो मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, जो दौड़ता है, कौन दौड़ रहा है, मैं, जो काम कर रहा है, तो मैं, और मैं का इंग्लिश होगा आई। जैसे ही ये हो जाएगा तो इसमें इज एम आर कुछ नहीं लगाना है, ये फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट वर्ब लिखना है, डायरेक्ट वर्ब, सिर्फ V1। तो वर्ब क्या है, दौड़ना, काम क्या हो रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ने का अंग्रेजी हो जाएगा रन, तो आई रन। फिर बचा क्या, रोज सुबह, जो बच गया वो लास्ट में, यानी वो ऑब्जेक्ट मान के, या फिर लास्ट में उसको अदर में कर देंगे। तो रोज सुबह, अगर सुबह होता तो मॉर्निंग, और रोज सुबह है तो डेली मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग, ये हमारा हो जाएगा। अगला हम देखेंगे तो 2 नंबर का जो है कि वो यानी वह स्कूल जाता है। अब अगर इसमें लिखा है जाता है तो लड़का है, जाती होती तो लड़की होती, तो लड़का है, और वह, तो यहाँ पे फिर इसी के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले किसकी स्पेलिंग खोजेंगे, सब्जेक्ट, कौन स्कूल जाता है, वह जाता है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। जैसे ही हो जाएगा तो हम खोजेंगे सिर्फ इसके हिसाब से वर्ब का फर्स्ट V1 वर्ब खोजेंगे, और वर्ब क्या है, जाना, काम, वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, जाना, तो जाने का अंग्रेजी होता है गो। अब देखो ही के साथ ई एस या ई एस लगता है, और लास्ट में ओ है तो ई एस, तो ही गोज। बचा क्या, स्कूल, तो स्कूल लास्ट में, तो स्कूल, ही गोज टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। जब किसी जगह पर जाते हैं तो टू लगा देते हैं। सीता बहुत अच्छा खाना पकाती है, तो फिर वही चीज़ है कि सबसे पहले इंग्लिश क्या लिखना है, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट कौन है, कौन पकाता है खाना, तो सीता, तो वही सब्जेक्ट है, तो सीता। जब सीता हो जाएगा तो हम खोजेंगे वर्ब, और वर्ब क्या है, खाना पकाना, पकाने का अंग्रेजी होता है कुक। क्या होता है, कुक।
अब सीता सिंगुलर है तो इसमें एस लगेगा, और एस क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें सी एच वाला मतलब वो जो ई एस वाला कंडीशन नहीं अदर वाला है तो एस लगाएंगे। अब सीता कुक्स क्या बनाती है, तो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना, तो अच्छा खाना का डिलीशियस फूड, बहुत अच्छा खाना का वेरी डिलीशियस फूड, वेरी डिलीशियस फूड। आगे जब हम बढ़ेंगे फोर्थ नंबर का, तो फोर्थ नंबर में है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, वी। फिर उसके बाद वर्ब खोजेंगे, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने का अंग्रेजी होता है प्ले, और उसमें एस या एस नहीं लगता है, तो वी प्ले, बचा क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया। ठीक है, आगे सूरज पूरब से निकलता है, तो ये इसका इस्तेमाल हम आंसर लिखने में भी कर सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि सूरज कहाँ से निकलता है, इंग्लिश में आंसर लिखना है, इंग्लिश में हमको पता नहीं, हमको हिंदी में पता है कि सूरज पूरब से उगता है, तो हम मन में सोचेंगे कि सूरज पूरब में उगता है, मन में सोच रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि उगता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, ता है लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट कौन है, सूरज, तो सूरज का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द सन। उसके बाद उगना का होता है राइज, अब सन एक है तो उसमें एस या ई एस लगेगा, तो एस रहता है, तो यहाँ पे एस ई पहले से ही है तो सिर्फ एस लगेंगे, लास्ट में ई है तो एस लगेगा, तो राइजेस, और कहाँ, पूरब से या पूरब में, तो इन द ईस्ट। तुम सच बोलते हो, तुम सच बोलते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है तुम का स्पेलिंग हो गया यू। उसके बाद वर्ब हो गया बोलना, बोलने का स्पेलिंग होता है स्पीक, यू के साथ एस या एस नहीं लगता है, सच का स्पेलिंग होगा द ट्रुथ। ठीक है, लड़के शोर मचाते हैं, सब्जेक्ट कौन है, लड़के, लड़के का मतलब द बॉयज। उसके बाद डायरेक्ट हमारा शोर मचाना ही इसमें क्या है, वर्ब है, और शोर मचाने का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइस। अगर यहाँ बॉय होता, अगर क्या होता बॉय, तो यहाँ पर होता है एस, मेक्स होता, पर यहाँ पर क्या है, बॉयज, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ओनली मेक, मेक अ नॉइस, द बॉयज मेक अ नॉइस। वो यानी वह किताब पढ़ती है, अब पढ़ती है तो लड़की है, तो लड़की का वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, सी वर्ब क्या होगा, पढ़ना, रीड, अब एक है सिंगुलर, मतलब ये थर्ड पर्सन है तो एस लगेगा, तो सी रीड्स क्या पढ़ती है, तो किताब लास्ट में, अ बुक। मेरे पापा दफ्तर, दफ्तर का मतलब ऑफिस जाते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, मेरे पापा, माई फादर, अब फादर सिंगुलर है तो क्या लगेगा, गोस, माई फादर गोस, क्योंकि वर्ब क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश हो गया गो, आई एस लगेगा, गोस। कहाँ जाते हैं, ऑफिस, टू द ऑफिस। तोता आम खाता है, कौन आम खाता है, तोता, तोता का स्पेलिंग, वो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने लिखा द पैरट। उसके बाद खाना वर्ब हो गया हमारा, तो ईट, अब पैरट एक है तो इट्स क्या, आम, आम का इंग्लिश हो गया मैंगो। तो जब ये हो जाएगा तब हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम इसमें से कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये सारा करना है। ठीक है।